कल हम लोग प्रगामी वेव पढ़े थे। है ना? आज हम लोग अप्रगामी वेग पढ़ेंगे। देखो, अप्रगामी तरंग, कल हम लोग प्रगामी तरंग पढ़े थे। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि वेव चलती है, ठीक है, और धीरे धीरे उसकी तीव्रता मीडियम के साथ बढ़ती चली जाती है, चेंज करती है। इसमें क्या होता है, अप्रगामी तरंग में स्टैंडिंग वेव भी इसको कहते हैं अंग्रेजी में। स्टैंड मतलब होता है ठहरना, स्थिर रहना। तो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी का मतलब भी वही होता है, एक जगह स्थिर रहने वाली वेव, मतलब गति नहीं कर रही है। तो वेव है, वेव का तरंग का काम है गति करना। लेकिन ये तरंग ऐसी है जिसमें प्रतीत नहीं होती है कि ये गति हो रही है, वाइब्रेशन हो रहा होता है, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि तरंग आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए इसका नाम भी वैसे है। देखो, समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो प्रगामी तरंगों के एक ही माध्यम में विपरीत दिशाओं में चलने और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अब दो वेव्स चल रही हैं, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है, ठीक है, और दोनों आपस में मिल गई, एक जगह पर मिल गई। अब मिल गई तो दोनों ऐसे चल रही हैं एक दूसरे पर, मतलब ये वेव आ रही है इधर से और ये वेव भी आ रही है इधर से, और दोनों ऐसे मिल गई क्या पता नहीं लग रहा है कि ये वेव आगे जा रही है कि ये जा रही है, समझे? तो लगेगा कैसा, दोनों स्थिर है, ऐसा लग रहा है कि दोनों स्थिर है, दोनों चल ही नहीं रहा है ना? वेव को देखने पर तो वैसे स्टैंडिंग पोजीशन पे लग रहा है, वास्तव में उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वेव मोशन नहीं कर रहा है। सुपर मतलब देखो, यहाँ सुपर पोजिशन इसका मीनिंग होता है जो अध्यारोपण। अध्यारोपण मतलब होता है एक दूसरे पर आ जाना पूरी तरह से, है ना? एक दूसरे पर आ गया, एक दूसरे पर बैठ गया, तो अध्यारोपित हो गया। तो अध्यारोपण परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसके परिणाम स्वरूप बनी तरंग माध्यम में समय के साथ आगे नहीं बढ़ती, टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तरंग अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती, ठीक है, बल्कि यह एक स्थान पर स्थिर प्रतीत होती है। किस स्थान, कैसे प्रतीत होती है? स्थिर, स्टडी पोजीशन पे, बैठी हुई पोजीशन पर प्रतीत होती है। इसलिए इसे स्थिर तरंग भी कहा जाता है। अगर ये अपने पोजीशन को, अब ये कहाँ उत्पन्न हो सकती है, तो संगीत वाद्य यंत्रों की गिटार की तरह, गिटार को जैसे बजाया जाता है तो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करती है गिटार, उनमें आगे पीछे कंपन होता है, लेकिन जब गौर से देखोगे लगेगा कंपन नहीं हो रहा, वो एक ही जगह है, लेकिन उसमें वाइब्रेशन चलते रहता है, वाइब्रेशन चल ही रहा है, वो कांप रही है, लेकिन उनमें इतना तेज वाइब्रेशन हो रहा है, दो तरंगे आपस में सुपर इम्पोज कर रही है या सुपर जो पोजिशन में है, लग रहा है कि वो एक दूसरे को वाइब्रेट करके हट नहीं पा रही है, उसने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वाइब्रेशन तो हो रहा है, लेकिन स्टेशनरी, इसलिए इसको जो देखने पर प्रतीत हो रही है, इसलिए इसको स्टेशनरी बोला गया। और ड्रम पे जब आप चोट करते हैं, है ना, ऊपरी सतह पर, तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, लेकिन एक बार ज्यादा चोट करके आप छोड़ दीजिएगा, दो तीन बार, एक वो खत्म नहीं, एक तरंग खत्म नहीं हुई, दूसरी तरंग उत्पन्न कर दी आपने, दूसरी खत्म नहीं हो रही, तीसरी, ऐसे करके जब आप करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन हो रहा है, लेकिन लगता है कि नहीं, ड्रम के कण अपने जगह पर स्थिर है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि उस पर कोई कण, आप कोई छोटा सा, कोई छोटे छोटे दाने किसी चीज के डाल देते हैं, अब वाइब्रेट करते हैं, हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा होता है, तो आप देखिएगा दाने अपने जगह पर ही वाइब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये वाइब्रेट कर रहा है, तो दाने भी अपने जगह पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये अप्रगामी तरंग है, एक जगह स्थिर है। माइक्रोवेव ओवन में भी ऐसा हो रहा है, माइक्रोवेव में, लेजर में, प्रकाश में भी ऐसा होता है। दूर से जब आ रहा होता है लाइट का, देखो रेड कलर वाला जो देखो लेजर बीम अभी चलता है ना, शो सब में होता है, तो उसमें जब लेजर बीम देखोगे ना तो लगेगा कांप रहा है। लेजर बीम का किरण देखोगे, जहां डीजे उजे चलता है, तो उसके बाद देखना कि अंधेरी रात में जब वो लगेगा वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन स्थिर है, वाइब्रेशन है, लेकिन दूर से देखो लगेगा स्थिर है। स्थिर इसलिए कि दो तरंगे आपस में इंपोज हो रही है, एक दूसरे पर चल रही है और एक जैसी दिखाई दे रही है,
तो ये जब स्थिति आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये अप्रगामी तरंग का स्टैंडिंग वेव्स है ना। इसका जो गुण है क्या है, पहला ऊर्जा का संचरण नहीं होता है, एनर्जी अपने जगह पर रह जाती है, वहां एक दूसरे पर ही रह जाती है, एनर्जी अपने जगह पर रहती है, तो ट्रांसफर नहीं हो रहा होता, वाइब्रेशन के रूप में ही वहां दिखाई देने लगती है। दूसरा, माध्यम के कुछ कण हमेशा विराम अवस्था में रहेंगे, ऐसे लगेगा कि वो विराम अवस्था में है, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, में रहते हैं, इसको निष्पंद कण कहा जाता है। और कुछ कण जो होगा वो अधिकतम मान ग्रहण करेंगे, अधिकतम ऊंचाई अधिकतम गहराई पर जाएंगे, तो वो प्रस्पंद कण कहलाएगा। दो प्रकार के कण यहाँ मौजूद हैं, एक प्रस्पंद एक निष्पंद। तो दो निष्पंदों के मध्य सभी कण एक ही कला में कंपन करते हैं। यदि दो स्थिर कण है, उनमें जितने कण है वो एक ही कला में आएंगे, एक ही वेव में आएंगे, उनकी कलाएं एक होंगी। ये अगर ऐसे गया तो ये भी ऐसे जाएगा, तीनों चारों सभी कण ऐसे ही जाएंगे। और यदि एक ऐसे गया और यदि ऐसे विपरीत हो गया, है ना, ये कब होगा, ये इसमें होगा, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे गए, कुछ ऊपर गए कुछ नीचे, ये प्रस्पंद। और दो निष्पंदों के मध्य, ये तो बताया निष्पंद पर कण का वेग शून्य होता है, निष्पंद पर कण का वेग शून्य होता है, क्योंकि वो स्टडी होते हैं, स्थिर लगते हैं, तथा विकृति अधिकतम होती है। और जो विकृति हुई, विकृति मतलब चेंज, परिवर्तन, आपने ड्रम को पीटा, नीचे गई, वहां पर रुका हुआ दिख रहा है, तो विकृति सबसे ज्यादा चेंजिंग वहीं पर हो रहा है, लेकिन जो है वहां पर जो वेग मान रहते हैं वो मान रहते हैं 0 है। और इसका विपरीत अगर वही प्रस्पंदन की बात कहिएगा तो वहां क्या होगा, वेग शून्य नहीं होगा, शून्य से अधिक होगा, और विकृति न्यूनतम होगी, चेंजिंग कम होगा, क्योंकि सब एनर्जी ट्रांसफर हो गई उसको ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में, उसके वाइब्रेशन में नहीं आई, स्टडी नहीं बना, है ना। तो ये उसका था। अब इसके बाद संचरण की दिशा के आधार पर आपको बताए थे 3 प्रकार के, है ना। एक विमीय तरंग, 1 डायमेंशनल। एक विमीय का कहते हैं कि जब किसी चीज को, एक 1 डायमेंशनल चीज को क्या कहते हैं कि जब किसी चीज को वर्णन करने के लिए आपको केवल एक अक्ष की जरूरत पड़े, चाहे तो x, चाहे तो y, चाहे तो z, है ना, या फिर एक रेखा में किसी चीज को आप व्यवस्थित करने की कोशिश करें। जैसे एक लाइन में आप किसी डोरी पर आप चीजों को रख देते हैं, तो आप कहते हैं रेखीय व्यवस्था कर दी हमने, तो आप कहेंगे 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। जैसे सेब आपको दिया, 15 गो सेब या 15 गो नारंगी दिया, कहा कि आप 1 डायमेंशनल सजा के दिखाइए, एक बीमा में इसको सजा के दिखाइए। तो एक बीमा का मतलब हुआ कि चाहे आप लंबाई में इधर सजा दिए या खड़ा कर दिए एक बार बस, और इधर बने, तो आपने कहा 1 डायमेंशनल। लेकिन अगर 2 डायमेंशनल द्विविमीय तरंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि द्विविमा में आपको सजाने के लिए आपको कहेगा, तो आपको समझिए कि ये बोर्ड पर सजाना है, मतलब उसमें लंबाई और चौड़ाई होनी चाहिए, समझे। पहली बात में केवल लंबाई हो सकती है, केवल ऊंचाई हो सकती है, केवल चौड़ाई हो सकती है, केवल एक बीमा में यदि किसी चीज की व्यवस्था हो तो इसको 1 डायमेंशनल कहेंगे, एक बीमीय, चाहे तो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर या जेड एक्सिस पर, किसी एक अक्ष पर होना चाहिए व्यवस्था। यदि वही चीज दो वर्णन करना पड़े, एक्स वाई जेड एक्स, इसी तरह अगर हो जाए किसी दो के विषय में, जो तो ये प्लेन बनता है, समतल बन जाता है उससे, है ना। लंबाई और चौड़ाई गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल बनता है, तो क्षेत्रफल किसी समतल में निकाल रहे होते हैं, तो समतल अगर वर्णन करना पड़ जाए वहां तो हम कहेंगे 2 डायमेंशन। लेकिन अगर किसी चीज का वर्णन करने के लिए आपको तीनों अक्ष यूज करना पड़े, एक्स वाई एंड जेड, इस तरह से, तो जो गति का वर्णन या किसी चीज का वर्णन होगा 3 डायमेंशनल होगा, त्रिविमीय, मतलब आकाश में यहां, है ना। इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। इसलिए अगर 1 डायमेंशनल आकृति बोला जाए तो वो रेखा, एक रेखा खींच लीजिए, ये 1 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल बोला जाए तो क्या होगा, आयत, वृत्त, वर्ग, ये सब 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक है। और यदि आप इसको 3 डायमेंशनल करना चाहे तो घन, घनाभ, ये 3 डायमेंशनल, ये 3D है ना। तो सिर्फ त्रिविमीय। तो इसका उदाहरण भी है, तनी हुई डोरी में तरंग वाइब्रेट कर रहा है, तनी हुई डोरी है उसमें वाइब्रेशन हो रहा है, तरंग चल रही है, तो आप कहेंगे ये 1 डायमेंशनल चल रहा है, 1 डायमेंशनल वेव है। और यदि द्रव की सतह पर हो रहा है ना, तो 2 डायमेंशनल है।
सतह पर हो रहा है तो इसका मतलब 2 डायमेंशनल है, एक तो इस दिशा में, एक इस दिशा में, 2 ही दिशा हो रही है तो उसमें वाइब्रेशन हो रही है तो सतह पर। और तीसरा ध्वनि है, ध्वनि तो यहां हो रही है ना, उसके पास ऊंचाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, वो तीनों डायमेंशन लेके आगे बढ़ रही है, तो इसलिए ये ध्वनि तो त्रिविमीय ध्वनि तरंग का उदाहरण है, ये सभी उदाहरण है। ठीक है, अब थोड़ा देखें, साउंड ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हम लोग इन तरंगों को थोड़ा सा छोड़ते हैं, फिर साउंड में फिर से कुछ टर्म आएंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले साउंड ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है। क्यों है ऊर्जा का रूप? क्योंकि आपको पता है तो कार्य करने की क्षमता को, तो ध्वनि में भी कार्य करने की क्षमता है कि वर्क करती है, ध्वनि से भी आप कार्य कर सकते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो कानों में पड़ने के बाद सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। जब आपके कान में पड़ती है तो वर्क होता है, वर्क क्या होगा? वाइब्रेशन, हिलाएगा किसी चीज को, और किसी चीज को हिलाने, उठाने, बैठाने, धकेलने, ये सारी चीजों के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्षमता होनी चाहिए उसके लिए, और वही क्षमता ऊर्जा कहलाती है। तो ध्वनि में भी बहुत ताकत होती है ना। अब साउंड की ताकत इतनी होती है, आप देखे होंगे कि साउंड की ताकत होती है कि वो स्पीकर वाला देखे होंगे उसको उछालता है ना, इसका मतलब वर्क करने की कैपेसिटी है तब ना। और इसी तरह डीजे के आगे आप जाइएगा, जो डीजे के आगे दिखेगा आपके हार्ट पर लगेगा कि आपके हार्ट पर वो वाइब्रेट कर रहा है ना, क्यों? कार्य करने की उसमें भी क्षमता है, वाइब्रेशन की क्षमता है ना। इसी तरह आजकल तो ध्वनि का उपयोग जो है ना, वो भीड़ को तितर बितर करने के लिए भी किया जाता है। ऐसा साउंड प्रोड्यूस किया जाता है कि लोग उसको सुन नहीं पाते है ना, और वहां से अपने आप को हटाने की कोशिश करते हैं। पहले होता था आंसू गैस से करते हैं, लेकिन अभी भी है, उसमें साउंड से किया जाता है, साउंड को उस ओर दिशा दे दी जाती है, बस इतना तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है कि आदमी के लगेगा कि कान फट रहा है, तो आदमी वहां से अपना प्लेस चेंज करना शुरू कर देता है, अभी उसका उपयोग होता है। अब देखो, ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिससे कान के पर्दे में स्पंदन होता है और हमें ध्वनि का अनुभव होता है। तो जिसके कान के पर्दे फट गए है ना, वाइब्रेशन नहीं हुआ तो ध्वनि सुनाई कहां, एनर्जी गया, प्रभाव डाल रहा है, लेकिन वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, जिससे हमको संवेदना पैदा हो रही, गुज्जू भर गया, खूब बंद कर दिया कान है ना, मैल भर गई, और फिर उसके बाद ध्वनि अंदर जा ही नहीं पा रही है, गुज्जू को वाइब्रेट कर रही है, पर्दा वाइब्रेट नहीं हो रहा है, पर्दा स्टडी है, स्टेशनरी स्टेट में खड़ा है, हमको सुनाई नहीं देगा। इसीलिए जब रुइया ठूस लेते हो तो होता क्या है, रुई क्या करता है, रुई के ठूसने के बाद भी आपको सुनाई देता है कि नहीं, लेकिन जानते हो क्यों? कि वाइब्रेशन को कम कर देता है। रुई क्या कर रहा है, रुई में उलझ के कई तरंगे वहां से जो है कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ वहां से अंदर चली जाती है, तो जो अंदर जाती है वो वहां वाइब्रेट करती है, क्वांटिटी कम हो जाती है, तो सुनने के बाद हमको लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ सुनाई दे रहा है, तो रुई वहां कर रहा है, टोटल ब्लॉक नहीं कर पाए, क्योंकि रुई में भी तो थोड़े थोड़े जो है जाने की जगहें हैं है ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस है, तो उसके स्पेस के जरिए वो अंदर चला जाता है और हमको लगता है कि हाँ हम सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुन रहे हैं, लेकिन वो क्वांटिटी नहीं सुन रहे हैं जो हमको सुनना चाहिए, कम कर देता है, वाइब्रेशन कम कर रहा है, तो पर्दे में वाइब्रेशन कम हुआ तो संवेदना कम आई, फीलिंग कम आई है ना, कि हम सुन रहे हैं। उसी तरह जब कोई चिल्ला रहा होता है, हम अपने कान ऐसे बंद कर देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं, तो ये इसको ब्लॉक करने का कोशिश करता है, इसको ब्लॉक करता है, थोड़ी मोड़ी तो सुनाई देती है, कुछ ना कुछ अंदर चला जाता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं सुन पाते हैं, तो जोर से हम इसको ब्लॉक करते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो वाइब्रेशन हमारे हाथ पर टकरा के इसको वाइब्रेट करता है, वो असर नहीं होता, हमें सुनाई नहीं देता है ना, चिल्लाया जाता है, देखते हैं, उसीलिए अजान भी दिया जाता है, देखते हैं, कान में उंगली देके दिया जाता है, उसमें भी होता है कि खुद नहीं सुने लेकिन दूसरे को सुना दें है ना, तो ये उसमें होता है। इंफ्रा, अब देखो
इसीलिए आगे बढ़े तो ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्घ्य तरंगों का एक प्रकार है। क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग कैसे उसका एक प्रकार क्यों है? क्योंकि आप पढ़ रहा है कि इसको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता है। यांत्रिक तरंग जितना होगा उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत है, और ध्वनि को भी चलने के लिए माध्यम की जरूरत है। तो अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि भी नहीं चल पाएगी, है कि नहीं? इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स कहा गया है, ये भी मैकेनिकल वेव्स। अब ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, इनके बारे में जाने कि इसको वर्गीकृत कैसे किया जाता है। तो 3 प्रकार से मेनली इनको वर्गीकृत करेंगे हम लोग, है ना। इसमें कुछ टर्म आए हैं, उनके बारे में अलग से हमको तरंग में पढ़ना होगा, जैसे आवृत्ति आएगा, आवर्तकाल आएगा, है ना, तरंग दैर्घ्य आएगा, इन सब के बारे में अलग से हमको पढ़ना है इसमें। लेकिन अभी केवल से इसके वर्गीकरण के रूप में केवल जानकारी लेते हैं कि अपश्रव्य तरंग इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। 3 प्रकार का होगा, है ना। अपश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक, श्रव्य तरंग सोनिक वेव कहते हैं या ऑडिबल वेव्स कहते हैं। ऑडियोबल मतलब जिसको आप सुन सकते हैं, है ना। ऑडियो नहीं कहते हैं शब्द बना ऑडियो, है ना, मतलब ऐसा वेव जिसको आप सुन पा रहे हैं, तो ऑडिबल वेव्स। और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स, है ना। आप विमान में सुने होंगे सुपरसोनिक, है ना, विमान जो होता है सुपरसोनिक, है ना। सुपरसोनिक मतलब साउंड के वेव से भी ऊपर स्पीड, जब तक ध्वनि सुनाई देगी तब तक वो आगे बढ़ जाएगा, उससे भी तेज चलने वाला सुपरसोनिक विमान। यही विमान जो जाते हैं तो वाइब्रेट करता है, उसका वाइब्रेशन पैदा होता है तो गूंज पैदा होती है, वायुमंडल में गूंज पैदा करता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। इससे देखो तो अपश्रव्य तरंग क्या होगा? जिन अनुदैर्घ्य तरंगों की आवृत्ति क्या होता है? इकाई समय में जो कण होते हैं उनके कंपनों की संख्या या तरंगों की संख्या, वो आवृत्ति कहलाएगी। यहां आपने फिक्स कर दिया 2 पॉइंट, ये और ये, और आप कह रहे हैं कि इसमें तरंग की संख्या हमको एक समय में, इकाई समय में, 1 सेकंड में हमको कैलकुलेट करनी। तो 1 सेकंड में यदि यहां 50 तरंगे जा रही तो हम कहेंगे इसकी आवृत्ति ज्यादा है। उतने ही सेकंड में यदि 2 तरंगे जा रही हैं, यहां से क्रॉस कर रही, आप कहेंगे इसकी आवृत्ति कम है। समझे? तो ये आवृत्ति होती है, उसमें कंपन वाइब्रेशन की संख्या बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे मतलब तरंग कणों की संख्या या तरंगों की संख्या 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो है वो आपकी आवृत्ति कहलाएगी। तो तरंगों की आवृत्ति को हम क्या कहेंगे? अपश्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंप से उत्पन्न होती है, जैसे भूकंप तो जहां होता है ना वहां गड़गड़ की आवाज आती है धीरे धीरे, भूकंप। इसीलिए कुछ जंतु जो होते हैं जैसे गाय हुआ, चींटी हो गई, है ना, इस सब को सुनने की पावर होती है। सब चींटियां सब देखोगे उस समय बेचैन हो जाती हैं। जमीन में रहने वाले जो जीव होते हैं, जो अन्य बिल में रह रहे हैं, उसमें मैक्सिमम ऐसे जीव होते हैं जो इन तरंगों को सुन पाते हैं। वो बाहर आने लगते हैं, उनको सुनाई देता है तो वो बेचैन हो जाते हैं, जमीन खोद के बाहर आने लगती है, चींटियां बाहर आने लगती हैं। इसका मतलब है भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन हो रहा है, कांप रहा है, लेकिन एक बार ये कांप जाता है, नहीं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, धीरे धीरे तीव्रता बढ़ी, और उसके बाद अनुभव होना शुरू होता है। जब ज्यादा हो जाता है तब आपको लगता है कि हाँ यहाँ बिल्डिंग कांप रही है, वृक्ष कांप रहा है, तो इसका मतलब भूकंप आ रहा है। लेकिन जब आने के संकेत होते हैं तो वो सब जानवर जो है ना, इसको सुनने की ताकत होती है। इंसान के पास वो ताकत नहीं है तो नहीं सुन पाता है। तो भूकंप से उत्पन्न तरंगे होते हैं। श्रव्य तरंगे क्या होते हैं? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, हर्ट्ज इसको पढ़ते हैं, पर सेकंड भी कह सकते हैं या पर चक्र भी इसको कहा जाता है। हर्ट्ज मात्रा है इसका, आवृत्ति का। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्य और जानवरों, बांसुरी, शहनाई, ढोल, ये सब आप जो भी आप आसपास जितना भी सुन रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसी के बीच में ही बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, है ना। इसी तरह जितने वाद्य यंत्र आपको सुनाई दे रहे हैं क्लियरली, ढोल, नगारा, बाजा, साउंड, सॉन्ग, जो भी आप सुन रहे हैं वो इसके बीच में, तब आप सुन रहे हैं, मधुर लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, इसके बीच में, है ना। और अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होता है? प्राश्रव्य कि 20 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि हो जाए तो आवृत्ति की ध्वनि होता है। तो बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़, कुत्ते आदि सुन सकते हैं। कुत्ता तो 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं,
है ना। और चमगादड़ 10,000 हर्ट्ज 1,00,000 हर्ट्ज तक भी सुन सकता है। उसमें सुनने की इतनी पावर होती है, दूर से आती हुई पावरफुल ध्वनि को वो एक्सेप्ट कर सकता है। आदमी एक समय तक आप 5 डीजे लगा दीजिए अपने आसपास, ठीक है ना, और बीच में खड़े हो जाइए, आप देखिएगा कुछ भी नहीं सुन पाइएगा कि क्या बज रहा है। 5 अलग अलग गाने बज रहे हैं, आपको कहा जाए कि ये डिसाइड करो कि कौन सा गाना बज रहा है। आप जब तक ये डिसाइड कीजिएगा तब तक दूसरा गाना का भी मिल जाएगा, तीसरा मिल जाएगा, चौथा मिल जाएगा, और आप कंफ्यूज कर जाएंगे। और हाई वॉल्यूम में अगर रहेगा तो माइंड पर असर पड़ेगा, कान पर असर पड़ेगा, आप वहां से हटने में भलाई सुन, है ना, ब्रेन काम नहीं करने लगेगा साउंड में। इसीलिए शोर देखते हैं, बहुत लोगों को शोर पसंद नहीं होता है, शांत वातावरण पसंद होता है। ज्यादा शोर हो रहा है तो वो कहेंगे मेरा ध्यान भटक रहा है, शोर मत करो, है कि नहीं। ये बात अलग है कि आप लोग भी अपने करते हैं शोर, लेकिन ये है कि लोग कहते हैं कि शोर ना करो, ध्यान भटकता है। साउंड की ये क्वालिटी है कि वो ध्यान भटका सकती है ना। ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की जो साउंड होगी उसमें पावर होती है, वो ज्यादा कार्य कर सकती है ना। तो इनमें ये पावर होती है, हाँ? 2,000, हाँ वही 20,000 बोले और 0 एगो छूट गए, है ना। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, क्योंकि लास्ट तो यहाँ 20,000 हर्ट्ज दिए, है ना। तो 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि यहाँ तक। बंदर हुआ, डॉल्फिन बचे। तो डॉल्फिन को आप देखिएगा, अगर वो डॉल्फिन समुद्री सागर क्षेत्र में है तो जब कभी ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो सागर में लहरें उठ रही हैं, या फिर मान लीजिए कभी सुनामी आने वाला है, तो डॉल्फिन बेचैन हो जाएंगे। सभी डॉल्फिन से वो कहा जाता है कि किनारे पर जो उछलने लगती है ना। तो लोग जानते हैं कि ये मछलियां भी होती हैं, इधर ही ओरिका नाम की जो मछली थी बाहर आ गई थी, तो इससे पता चलता है कि समुद्र में कुछ हलचल हो रही है, कुछ बड़ा चीज होने वाला है, सुनामी आने वाली है, लहरें उठने वाली हैं, कुछ हो सकता है। तो इन चीजों को लोग गौर करते हैं कि ऐसा हो सकता है। और ये जानवर की हरकतें, इंसान को बनाया गया है, देखते हैं ऐसे बीच में ही कर सकता है, ना कम ना ज्यादा। तो कम वाले भी जीव है इस पृथ्वी पर जो सुन सकते हैं, और अधिक सुनने वाले जीव भी इस पृथ्वी पर मौजूद है। इंसान बीच में बैलेंस बैठाने के लिए सबको बैलेंस बैठा सकता है, समझे। एक ही तरह के हम जीव नहीं हैं, बल्कि हम दोनों तरह के जीवों को बैलेंस बैठा सकते हैं, है ना। इसलिए ऑडिबल रेंज की ध्वनि हम सुनते हैं, ठीक है। और देखिए, इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो आप बोल सकते हैं कि 20 हर्ट्ज, है ना, से कम, न्यू, इसको न्यू बोला जाता है, आवृत्ति को न्यू से सूचित करते हैं, न्यू। तो 20 हर्ट्ज से कम, है ना, अगर हो जाता है HZ से 20 हर्ट्ज से कम, तो ये क्या हुआ, अपश्रव्य, है ना। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ये क्या हुआ, श्रव्य, इसके बीच में मनुष्य इसको सुन सकता है। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक, है ना, ये क्या होगा, प्राश्रव्य। ये छोटी छोटी बातें याद रखिए, नोट कर लीजिए।